डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक बिग डाटा के कोर्स में हमने देखा है कि बिग डाटा क्या होता है और उसको हम किस तरह से जो डाटा है उसको बिग डाटा के थ्रू जो हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ रहा है उसको हम किस तरह से डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि बिग डाटा का जो डाटा है उसकी नेचर जो है वो हमारे बाकी जो डाटा जनरेट हो रहा है उससे बहुत डिफरेंट है। उसको हम रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते। तो अगर हम उसको रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते तो हम उसके लिए कौन सा डाटाबेस यूज़ करेंगे उसको स्टोर कराने के लिए। इसके अलावा अगर हमने उसको क्यूरी करना हो तो क्योंकि एसक्यूएल की क्यूरीज तो हमारे पास इन डाटा के ऊपर नहीं रन हो सकती, तो फिर हम कौन सी क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये हम सारा पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमने अगर इस डाटा को स्टोर करा लिया और हमने इसको क्यूरी कर लिया है तो स्टिल ये डाटा हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं दे रहा जिस तरह से हमें फ़ायदा इसको देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डाटा को स्टोर कराना ही मकसद नहीं होता या उसको क्यूरी करना ही मकसद नहीं होता। जब तक डाटा आपकी ग्रोथ के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में कोई रोल ना प्ले कर रहा हो तो तब तक उस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है या उस डाटा की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, तो डाटा इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है जब तक आप उसमें से इंफॉर्मेशन ना एक्सट्रैक्ट करें। तो अब इन लेक्चर से ऑनवर्ड हमने देखेंगे कि हम उस डाटा में से किस तरह से उसका एनालिसिस कर सकते हैं और हम किस तरह से उसमें से इंफॉर्मेशन जो है उसको गेट कर सकते हैं। तो उस डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने मशीन लर्निंग और डाटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डाटा माइनिंग क्या होती है और हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग और डाटा माइनिंग एल्गोरिदम्स को बिग डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुना होगा। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। आपने रोबोट्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि रोबोट्स जो है वो एआई की फील्ड के अंडर आते हैं और एआई के जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही रोबोट्स को जो है वो बनाते हैं। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है जो कि कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाती है कि वो लर्न कर सकें चीज़ों को। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो वही काम करता है जिसके लिए आप उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, आपने उसको सॉफ्टवेयर दिया, जिस तरह का आप उसको इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर देंगे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर वो उसी तरह के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। उसके अलावा वो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन आप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो वो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको परफॉर्म ही नहीं करेगा। सपोज अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ हो तो आप कभी भी फोटोशॉप के जैसे आप अपनी जो इमेजेस हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस तरह का आप उसको प्रोग्राम करते हैं उसी तरह का आपका कंप्यूटर जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या कर रही है कि ये आपके कंप्यूटर में ये एबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है कि वो खुद से लर्न कर सकें चीज़ों को। अगर हम उनको प्रोग्रामिंग या हम उनके अंदर किसी एक स्पेसिफिक टास्क का सॉफ्टवेयर नहीं डालते तो वो उसको उस सॉफ्टवेयर के बगैर ही खुद को इस तरह से मोल्ड करे कि वो काम करने के काबिल हो जाए, खुद लर्न करे और खुद लर्न करके वो उस काम को कर ले। ये इसका जो फोकस होता है बेसिकली वो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने के ऊपर होता है जो कि खुद ग्रो करते हैं। ठीक है, आपको उसमें चेंजिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कोई एडिशन करनी है या आपने उसको कोई चेंज करना है तो आप नहीं करोगे, बल्कि वो प्रोग्राम खुद इस तरह से अपने आप को मोल्ड करेगा कि वो खुद ही अपने आप में नई फंक्शनैलिटी ऐड कर ले और अगर उसने किसी ऑलरेडी एडिट फंक्शनैलिटी को चेंज करना हो तो वो खुद कर ले। और जब हम उसको नए डाटा को एक्सपोज करें, ठीक है, जिस डाटा के ऊपर तो वो काम कर रहा होगा वो उस डाटा के हिसाब से उसका कोड ठीक होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको नया डाटा दोगे तो वो उस नए डाटा के हिसाब से एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका फोकस बेसिकली ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स अपने आप को खुद ग्रो करें, खुद चेंज करें जब हम उन्हें नया डाटा पास करें, ऐसा डाटा पास करें जो उन्होंने पहले नहीं देखा हुआ, जो डिफरेंट नेचर का डाटा है। मशीन लर्निंग बेसिकली हमारे पास ऐसे सेट ऑफ टूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर को टीच कराते हैं कि उन्होंने किस तरह से कामों को करना है बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स के वो ये उस कंप्यूटर को ये बता देते हैं कि ये काम इस तरीके से होता है। ठीक है, उसको हर जो भी एक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स देता है कि ये जो टास्क है आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आपको इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स के थ्रू उसको टीच कराता है कि आप इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। तो जब वो इन एग्जांपल्स के थ्रू उसको टीच करा रहा होता है ना तो उसको वो ये भी बताता है कि अगर
इस कंडीशन में कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तो उस कंप्यूटर ने खुद अपने आप को किस तरह से अपने आप को खुद किस तरह से अपने प्रोग्राम को चेंज करना है ताकि वो वाली कंडीशन भी उसको समझ सके और उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म कर सके जो कि उसको पहले उसने नहीं देखी हुई। मशीन लर्निंग एक बहुत ही डाइवर्स किस्म की और बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की फील्ड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स के हिसाब से हम मशीन लर्निंग को किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से देखें तो हम ये देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से मशीन लर्निंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखें, जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस का जो सेंट्रल होती है ना लर्निंग का ये होता है कि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास इंटेलिजेंस आती है, ठीक है। और नॉलेज और इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? जब वो चीज़ों को मजीद लर्न करते रहते हैं, ठीक है। आप एक जो इंसान होता है ना, वो एक ही सिचुएशन को अगर उसे डिफरेंट तरीकों से फेस करना पड़े ना, तो उसे पता होता है कि अगर ये सिचुएशन अगर इस तरह से आई थी और मैंने उसके अगेंस्ट इस तरह से एक्शन परफॉर्म किया था, तो अगर ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाती है ना, तो ह्यूमन का क्या होता है कि वो चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से खुद ही चीज़ों को ना एनालाइज करके और उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो इसी तरह से जो एआई है उसका फोकस ये है कि जो ह्यूमन की लर्निंग की एबिलिटीज़ हैं, इनको हम किसी तरीके से हम इस तरह की इंटेलिजेंट मशीन्स बना लें जो कि उसी तरह से काम करें जिस तरह से ह्यूमन करते हैं, ठीक है। वो उसी तरह से लर्न करें जिस तरह से ह्यूमन लर्न करते हैं। एआई में सालों से जो है ना वो इस तरह के इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स प्रोग्राम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर को ना ये सारे के सारे रूल्स नहीं बता सकते, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते इन सारे के सारे रूल्स को। आपको नहीं पता होता कि अगली दफ़ा जब ये सिचुएशन आएगी तो इसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि अगली दफ़ा सिचुएशन जो आएगी किस तरह से, ठीक है। तो आप जो है ना वो हर रूल जो है ना वो उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ऑटोमेटिक लर्निंग है ना, जो कि इंसान की एक खसूसियत है कि वो ऑटोमेटिकली चेंजिंग कंडीशंस के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, वो कंप्यूटर में अभी तक लैग कर रही है। तो जो एआई है उसका फोकस ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से जो ऑटोमेटिक लर्निंग है इसको हम मशीन्स के अंदर प्रोड्यूस कर दें, या इसको हम मशीन्स इस काबिल हो जाएं कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को लर्न कर सकें। एग्जाम्पल अगर आप इसकी ये लो ना कि आपको जब पैदा होते हो तो आप जरूरी नहीं होता कि आप सारी सारी लैंग्वेजेस जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहे हो बाय द टाइम। और स्टार्ट में तो आप कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते ना, आप अपनी एनवायरनमेंट से आप सीखते हो, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बच्चा अपनी एनवायरनमेंट से सीखता है, जब लोग उसके साथ बोलते हैं, बात करते हैं। ये चीज़ आप कंप्यूटर के साथ नहीं कर सकते। कंप्यूटर कभी भी वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो कि उसके एनवायरनमेंट में ह्यूमंस बोल रहे होते हैं, बल्कि वो सिर्फ उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है जो उसके अंदर प्रोग्राम हुई भी होती हैं। तो ये चीज़ कि वो किसी तरीके से अपनी एनवायरनमेंट से उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर ले और उसकी वोकैबुलरी बिल्ड कर ले और उसको बोलना शुरू कर दे या उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे, इसके ऊपर एआई का फोकस है कि वो किस तरीके से जो लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, उनको इस तरह से इम्प्लीमेंट करे कि कंप्यूटर्स जो हैं, ये जो मशीन्स हैं, वो ऑटोमेटिक लर्न करें चीज़ों को अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्यू क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे है कोडिंग का, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम आता है, उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको सिनेरियो के हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, एक पार्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से जी, कि अभी इस वक्त करंटली उस सिचुएशन में या उस जगह पे जहाँ की उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं या कोडिंग कर देते हैं। मशीन लर्निंग क्या कहता है? मशीन लर्निंग कहता है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू कंप्यूटर को प्रोग्राम करो और उसको इस काबिल बनाओ कि अगर उसको डिफरेंट तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है तो वो उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को खुद चेंज कर सके, ना कि आपको चेंज करना पड़े। स्टैट्स जो है ना वो हम ये कहते हैं कि जो आपकी मशीन लर्निंग है ना वो आपका कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक की मैरिज है, यानी कि आप बहुत सारे मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हो, उसकी आप अपनी मशीन लर्निंग की कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के लिए। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम जो है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की वजह से। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर आपकी मशीन लर्निंग जो है ना एल्गोरिदम्स ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो रहे हैं।
ये थी डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट फील्ड्स के हिसाब से मशीन लर्निंग की। अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग की फेजेस कौन कौन सी हैं। मशीन लर्निंग जो मेथड्स हैं उनको हम बेसिकली जनरली 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज है हमारे पास ट्रेनिंग और दूसरा एप्लीकेशन। हमने कहा कि मशीन लर्निंग क्या करता है कि वो इस चीज़ को फोकस करता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखे, ठीक है। तो वो जो अपना मॉडल बनाता है वो उस एग्जाम्पल की बेसिस पे ही बनाता है। जैसे जैसे आप उसको ट्रेनिंग डेटा, डिफरेंट टाइप्स के ट्रेनिंग डेटा देते जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग डेटा को हम यहाँ पे एग्जाम्पल ही कहते हैं, एग्जाम्पल से मुराद हमारा ट्रेनिंग डेटा ही है। तो हम उसको डिफरेंट टाइप्स के ट्रेनिंग डेटा देते जाते हैं और उस ट्रेनिंग डेटा की बेस पे वो क्या करता है कि अपने मॉडल को बिल्ड करता जाता है, ठीक है। अपने मॉडल को उसके हिसाब से चेंज करता जाता है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करा लिए और हमारा मॉडल काफ़ी मैच्योर हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन फेज में आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम टेस्ट डेटा के थ्रू ऐसा डेटा जो कि पहले एप्लीकेशन ने या मॉडल ने नहीं देखा, हम उसको वो पास करते हैं और उसके बाद हम उसका बिहेवियर देखते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजंस कराते हैं अपने मॉडल से। अप्रोचेस कौन कौन सी यूज होती है मशीन लर्निंग में? डिसीजन ट्री लर्निंग यूज होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, क्लस्टरिंग, बेसियन नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और एसोसिएशन रूल लर्निंग। ये सारी की सारी अप्रोचेस हैं जो कि मशीन लर्निंग में यूज होती हैं। एप्लीकेशंस क्या है मशीन लर्निंग की? विजन प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है, फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन, गेम्स, डेटा माइनिंग में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में और रोबोटिक्स में। ये इन सारी फील्ड्स में जो है वो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एक्सेसिवली यूज़ हो रहे हैं आजकल। हमने देख लिया कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डेटा माइनिंग क्या होता है, ठीक है। आपने डेटा को स्टोर करा लिया डेटा के अंदर और हमने भी पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने यही कहा था कि आपने डेटा को स्टोर करा लिया, लेकिन अगर आप उसमें से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करे तो आपके लिए वो डाटा यूजफुल नहीं होता, ठीक है। आपने अगर उसको सिर्फ स्टोर करा दिया तो सिर्फ स्टोर कराना ही मकसद नहीं होता, बल्कि उस डाटा के अंदर से आपने अगर कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमारा मेन जो मकसद होता है ना वो होता है। तो हम देखते हैं कि डेटा माइनिंग क्या होती है। डेटा माइनिंग बेसिकली क्या है? नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, यानी कि आप अपने डाटा के अंदर से नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हो। स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है डेटा माइनिंग की? एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इस केस में, डेटा माइनिंग की केस में, हम क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं अपने डेटा में से। इंटरेस्टिंग का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं अब वो निकालो। इम्प्लिसिट पैटर्न्स, प्रीवियसली अननोन, जो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालो जो कि प्रीवियसली अननोन थी, जो कि पहले आपको पता नहीं थी, और पोटेंशियली यूजफुल, यानी कि वो इंपॉर्टेंट भी हो, इम्प्लिसिट भी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि पहले आपको पता नहीं थी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूजफुल भी हो। तो ये आपका इंटरेस्टिंग का मीनिंग है कि ये सारी चीज़ें एक आपके डेटा माइनिंग में से जो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। डेटा माइनिंग क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और नॉलेज फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि आपके पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो इतना सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसमें से जो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकालने हैं और जो इंटरेस्टिंग नॉलेज आप उसमें से निकाल रहे हो उसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं, ठीक है। डेटा माइनिंग के जो अल्टरनेटिव नेम्स यूज होते हैं वो हमारे पास हैं नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस, ठीक है, KDD, उसको हम कहते हैं नॉलेज एक्सट्रैक्शन, डेटा और पैटर्न एनालिसिस, डेटा आर्कियोलॉजी, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग और सबसे लास्ट में बिजनेस इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी हमने कहा कि डेटा माइनिंग को हम KDD भी कहते हैं, ठीक है, नॉलेज डिस्कवरी डेटा माइनिंग भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो KDD का प्रोसेस देखें ना तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास डेटा माइनिंग है ये बेसिकली क्या है? ये नॉलेज डिस्कवरी का एक पार्ट है, यानी कि ये उसका एक सब पार्ट है। पूरा का पूरे सिर्फ डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो पार्ट है जो कि नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ अकेला नॉलेज डिस्कवरी में नहीं होता, बल्कि इसके अलावा आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, सिलेक्शन और उसके बाद डेटा माइनिंग आता है, ठीक है। उसके बाद आपने पैटर्न एवोल्यूशन भी करनी है और उसके बाद आपकी नॉलेज जो है वो डिस्कवर होती है। तो ये एसेंशियल रोल जरूर प्ले करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा भी नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस में और बहुत सारे छोटे प्रोसेसेस हैं जो कि इसके अलावा इस्तेमाल होते हैं नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। डेटा माइनिंग हम क्यों यूज करते हैं?
ठीक है। जब हमने डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है और इस डाटा की जो ग्रोथ है ना वो हमारे पास बहुत रैपिड है और बहुत ज़्यादा है, और डेली की बेसिस पे हमारे पास टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स में हमारे पास डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। आपकी जो डाटा कलेक्शन है और जो डाटा अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके पास ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन टूल्स है जिनकी वजह से आपका डाटा बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहा है। डेटाबेस सिस्टम्स हैं बहुत सारे, इसके अलावा वेब है और कंप्यूटराइज सोसाइटीज़ हैं, उनकी वजह से आपके पास ये सारे सोर्सेज हैं जो कि आपको डाटा जो है वो देते हैं, जिनमें आपके पास डाटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। और सोर्सेज क्या है इस अबंडेंट डाटा के? बिजनेस है, और बिजनेस में कहाँ से डाटा जनरेट हो रहा है? वेब से जनरेट हो रहा है, ई कॉमर्स से, ट्रांजेक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं, और स्टॉक से। साइंस बहुत बड़ा सोर्स है डाटा का, इसमें आपके पास रिमोट सेंसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइंटिफिक सिमुलेशन और बहुत सारी फील्ड साइंस की जिनसे आपके पास डाटा आ रहा है। और सोसाइटी और आम लोग भी आपके डाटा में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या वो भी आपके डाटा के बहुत बड़े सोर्स हैं। उनमें न्यूज़ हैं, आपकी डिजिटल कैमराज हैं, यूट्यूब है, आप देखोगे यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास हर तरफ डाटा ही डाटा है। ठीक है, आप एक ऐसी एज में हो जहाँ पे आप डाटा से घिरे हुए हो, आपके पास हर फॉर्म में हर तरीके का और हर नेचर का और हर तरह का डाटा है। ठीक है, बड़ी डाइवर्स फॉर्म है आपके पास डाटा की। तो हम ये कहते हैं कि हम एक ऐसी एज में जिसमें हम डाटा में डूबे हुए हैं लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, डाटा हमारे पास बहुत है जो कि बहुत सारे सोर्सेज हैं वो जनरेट करें, लेकिन हम उस डाटा में से नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे। तो कहा यह जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आप जरूरत इजाद की माँ है। तो जो डाटा माइनिंग है बेसिकली वो क्या करती है, हमने क्या कहा कि वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकालती है। तो आपके पास डाटा है, आपके पास टेक्निक्स है मशीन लर्निंग की, तो क्यों ना हम उन टेक्निक्स को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई कर लें और उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालें। ठीक है, तो हम डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स जो है वो लगाते हैं अपने डाटा के ऊपर, और उसमें से फिर हम इम्पोर्टेंट या फिर हम उसमें से इंटरेस्टिंग किस्म के पैटर्न्स और नॉलेज डिस्कवर कराते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को डेटा माइनिंग का हिस्सा बना देते हैं, आम सर्चिंग को भी डेटा माइनिंग का हिस्सा बना देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ डेटा माइनिंग में आती है और क्या चीज़ डेटा माइनिंग में नहीं आती विद एग्जांपल्स। अगर सपोज आप देख रहे हो, फ़ोन नंबर देख रहे हो, फ़ोन डायरेक्टरी में कोई बंदा है, आप उसको नहीं जानते, आपने उसका फ़ोन नंबर देखना है। ठीक है, आप अगर फ़ोन डायरेक्टरी में उसका फ़ोन नंबर ढूंढ रहे हो तो ये डेटा माइनिंग नहीं है, ये सर्चिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वेब के ऊपर कोई सर्च करते हो, आप कोई क्यूरी लिखते हो और वो उसके अगेंस्ट आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो भी डेटा माइनिंग नहीं है, ये भी सर्चिंग है, क्योंकि उसने सिर्फ डाटा जाके उठा के ले आया है। अब आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें से आप अपने एम्प्लॉइज की लिस्ट निकाल रहे हो, सिर्फ लिस्ट निकाल रहे हो, आप ये